सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कभी आप लोग सोच के ये देखे हो कि डॉक्टर जो हाई बीपी के पेशेंट होता है, जिनमें हाइपर टेंशन होता है, उनको अपने खाने के साथ सॉल्ट, डायरेक्टली सॉल्ट खाने को माना करते हैं, है कि नहीं? ओके। अब ऐसा भी देखे हो कि एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा वीक है, ब्लड प्रेशर बहुत कम हो चुका है, तो फिर हम लोग उनका जो कंडीशन है उसको रिवाइव करने के लिए सलाइन वाटर देते हैं। तो सलाइन वाटर बेसिकली क्या है? सलाइन वाटर इज नथिंग बट वाटर जिसमें सॉल्ट रहता है। तो ये अपना जो बॉडी फ्लूइड है उसमें वाटर एंड सॉल्ट का जो रेशियो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये वाटर एंड सॉल्ट बॉडी फ्लूइड में कंसेंट्रेशन को कैसे मेंटेन करते हैं और उस कंसेंट्रेशन अपने बॉडी में ब्लड प्रेशर एंड किडनी फंक्शन को रेगुलेट करने में कैसे हेल्प करते हैं, ये जानना जरूरी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्लिनिकल एस्पेक्ट, है कि नहीं? तो हम लोग इस वीडियो में डिटेल में किडनी फंक्शन रेगुलेशन के बारे में सीखेंगे, है कि नहीं? अच्छा, अब सोचो कि सब तो पढ़ाई करते हैं, लेकिन एक टॉपर के पास एक्स्ट्रा क्या है? टॉपर के पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है। तुम्हारे अंदर भी, हर एक स्टूडेंट के अंदर एक टॉपर छुपा हुआ होता है, बट एक टॉपर जानता है कि उसको क्या करना है, उसका जो पढ़ाई है उसको किस लेवल तक ले जाना है, उसका फोकस हमेशा एक पॉइंट में टिका हुआ रहता है, कभी भी वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। सो दैट इज वाई लर्निंग, फोकसिंग एंड थिंकिंग इज द अल्टीमेट की of success. So that's why here at Gurukul 360 try to become, every students will try to become, learn like a topper and think like a topper, and then only we can bring out the topper inside us, है कि नहीं? तो चलो इसके लिए हम लोग को कंसेप्चुअल स्टडी करना जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो। So hello, welcome back students and my dear future doctors. So, I'm Bishwajit, your zoology mentor, and today in this video, we'll learn about this particular topic from the chapter excretory products and their elimination. तो टॉपिक क्या है? रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। यस, हम लोग के बॉडी में अपना जो किडनी है वो तो ब्लड को फिल्टर करके यूरिन फॉर्मेशन कर रहा है कंटिन्यूअसली और हम लोग को सेफ रख रहा है, ठीक है? बॉडी से यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और कई सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट आउट करने में हेल्प कर रहा है। बट बॉडी में क्या होता है, जरूरत के हिसाब से किडनी का फंक्शन को रेगुलेट करना होता है। अब किडनी फंक्शन रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? कभी देखे हो कि जब पानी ज्यादा पी रहे हो तो यूरिनेशन भी ज्यादा हो रहा है। अब तुम 10 घंटा 12 घंटा से पानी नहीं पी रहे हो या फास्टिंग कर रहे हो, तो उस कंडीशन में यूरिन का जो नेचर और यूरिनेशन का जो ड्यूरेशन है वो चेंज हो जाता है कि नहीं? ऑब्वियसली कभी कभी यूरिन डार्क येलो कलर का होता है, कभी कभी यूरिन लाइट येलो कलर का होता है और कभी कभी यूरिन एकदम डाइल्यूटेड पानी जैसा निकलता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? कैसे किडनी ये सारी चीज़ों को रेगुलेट कर पा रहा है? बॉडी कैसे डिसाइड कर पा रहा है कब डार्क येलो यूरिन रिलीज करना है, कब ट्रांसपेरेंट यूरिन रिलीज करना है? सो दिस इज ऑल अबाउट रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो बेसिकली ये दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी के अंदर वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है? किडनी सिर्फ एक्सक्रीशन ही नहीं करता है, ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है और इसी तरह से बॉडी में होम्योस्टैटिक कंडीशन को मेंटेन करता है। यानी कि बॉडी का एक स्टैंडर्ड कंडीशन होता है इन टर्म्स ऑफ वाटर, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इनटू आवर ब्लड, इनटू आवर बॉडी फ्लूइड। तो कितना वाटर रहेगा, कितना सॉल्ट रहेगा और बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड है उसका कंसेंट्रेशन वो बॉडी मेंटेन करना जानता है। दैट इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। और ये होम्योस्टेसिस करने के लिए बॉडी को क्या करना पड़ेगा? जरूरत के हिसाब से यूरिन का जो टेक्सचर है, यूरिन का जो नेचर है, यूरिनेशन का फ्रीक्वेंसी है, उसमें चेंजेस लाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये कैसे किया जाएगा? हम लोग एक टर्म के बारे में जानते हैं, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एंड व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट? तो जानते हैं कि 1 मिनट में 2 किडनी के अंदर से लगभग 1 लीटर टू 1200 ml यानी कि 1.2 लीटर, 1 से 1.2 लीटर ब्लड फ्लो हो रहा है किडनी के अंदर। दैट इज कॉल्ड रेनल ब्लड फ्लो।
अब इतना ब्लड से किडनी बस 125 ml 125 ml फिल्ट्रेट को फिल्टर आउट कर रहा है और बोमन्स कैप्सूल के अंदर यूरिन बनाने का प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, अब ये GFR 125 ml पर मिनट होना चाहिए, 180 लीटर पर डे होना चाहिए। ये GFR अगर बढ़ जाता है या घट जाता है तो किडनी के लिए खतरा है भाई। क्यों? अगर GFR कम हो गया है तो किडनी को लगेगा यार मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है, तो नेफ्रॉन सारे के सारे सो जाएगा और धीरे धीरे वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, काम बंद कर देगा। अगर GFR बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, किडनी को लगेगा ओ भाई मारो मुझे मारो, मेरे पास तो बहुत ज्यादा काम आ गया। तो किडनी में अगर ओवरलोड दे दोगे तो क्या होगा, किडनी ओवर फिल्ट्रेशन करेगा, GFR इंक्रीज हो जाएगा और नेफ्रॉन धीरे धीरे बोलेगा नमस्ते भैया मुझसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए किडनी चाहता है कि GFR को कांस्टेंट रखे। 1 मिनट में 125 ml फिल्ट्रेट काफी है। ठीक है, तो ये GFR को मेंटेन करने के लिए सहारा लेना पड़ता है ब्लड प्रेशर का। क्यों ब्लड प्रेशर का सहारा लेना पड़ेगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं किडनी के अंदर जो बोमन्स कैप्सूल है, बोमन्स कैप्सूल के साथ और क्या प्रेजेंट रहता है, ग्लोमेरुलस प्रेजेंट रहता है कि नहीं? अच्छा, तो ये एफरेंट आर्टेरियोल से ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड आ रहा है, इफरेंट आर्टेरियोल से ग्लोमेरुलस से ब्लड बाहर जा रहा है और ग्लोमेरुलस में ब्लड प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो ये ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाएगा तो GFR यानी कि फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर BP ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलस लो डाउन हो जाएगा तो GFR भी बेचारा कम हो जाएगा। तो इसीलिए मैं लिखा हूं कि ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू GFR, यानी कि बॉडी में अगर GFR को बढ़ाना है तो BP को बढ़ाना पड़ेगा। भाई GFR को घटाना है तो BP को घटा दो। ठीक है, सो एंड वाइस वर्सा काम करते रहता है। तो चलो ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं कि अब किडनी ये सारे फंक्शन को ये GFR BP को लेके कैसे खेलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्यूब्यूलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, अच्छा, ट्यूब्यूलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म में कौन रोल प्ले कर रहा है? बेसिकली जक्स्टा-ग्लोमेरुलर apparatus JGA। JGA के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, एक मैकेनिज्म है जो कि एफरेंट आर्टेरियोल का वॉल में, एफरेंट आर्टेरियोल के वॉल में जो स्मूथ मसल्स होते हैं, दे कैन ऑल्सो रेगुलेट कि कितना ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर आनी चाहिए। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मायोजेनिक मैकेनिज्म। मायो फॉर क्या होता है? मायो फॉर मसल्स होता है, राइट? तो नेफ्रॉन की तरफ जो एफरेंट आर्टेरियोल आ रहा है उसके वॉल में जो मसल है, दैट स्मूथ मसल कैन रेगुलेट द अमाउंट ऑफ ब्लड शुड बी एंटरिंग इनटू द ग्लोमेरुलस। जरूरत के हिसाब से कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है। मसल में क्या हो सकता है? कंट्रैक्शन हो सकता है, रिलैक्सेशन हो सकता है। अगर जो ब्लड वेसल के वॉल में जो मसल है उसमें कंट्रैक्शन होगा तो ब्लड वेसल में वासोकंस्ट्रिक्शन होगा। अगर ब्लड वेसल के वॉल में जो मसल है उसमें रिलैक्सेशन होगा तो ब्लड वेसल में वासो डायलेशन होगा, है कि नहीं? ओके, तो इसको बोलाता है मायोजेनिक मैकेनिज्म, यानी कि एफरेंट आर्टेरियोल का स्मूथ मसल भी ये किडनी के फंक्शन को रेगुलेट कर सकता है। देन ADH रेगुलेशन। अच्छा, अपना जो हाइपोथैलेमस है वो एक हार्मोन रिलीज करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन, राइट? तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन ये रेगुलेट कर सकता है कि नेफ्रॉन के थ्रू कितना वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, स्पेसिफिकली फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट एंड टू सम एक्सटेंट ऑफ DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर को रीअब्जॉर्ब करवा सकता है ताकि वाटर बॉडी में रह जाए और वो वाटर कंट्रीब्यूट करे ब्लड वॉल्यूम में। तो ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा दो, BP बढ़ जाएगा, BP बढ़ जाएगा तो GFR की बल्ले बल्ले हो जाएगा। ओके, नाउ अब ये क्या है? ANF, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ANF फॉर एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। अच्छा, अपना जो हार्ट है, ये हार्ट का एक हार्मोन होता है। हार्ट का जो एट्रिया है, एट्रिया ऑफ हार्ट रिलीजेस दिस पर्टिकुलर हार्मोन, और ये भी किडनी फंक्शन को रेगुलेट कर सकता है बाय रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर एंड GFR। कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, करेंगे, सब बात करेंगे। अच्छा, तो आगे बढ़ने से पहले ये 2 टर्म के बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज डायूरेसिस एंड सेकंड वन इज नाट्रियूरेसिस।
देखो डायूरेसिस का मतलब क्या होता है? यूरेसिस मीन्स यूरिनेशन, सुसु करना, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। तो जब यूरिनेशन हो रहा है, उस यूरिन में अगर वाटर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? यूरिन का ओवरऑल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यूरिन हाइपोटोनिक हो जाएगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि डायल्यूशन ऑफ यूरिन। तो जब यूरिन में ज्यादा H2O रहेगा, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर और हाइपोटोनिक यूरिन, जब हम लोग एक्सक्रीट आउट करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? डायूरेसिस बोलेंगे। वी आर एक्सक्रीटिंग आउट डाइल्यूटेड यूरिन। अच्छा, नाइट्रियूरेसिस क्या होता है? अब नाइट्रियूरेसिस का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ वाटर वी आर एलिमिनेटिंग या एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम, राइट, और सॉल्ट, एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम और सोडियम क्लोराइड, ठीक है, थ्रू यूरिन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रियूरेसिस। यहां पे देखो, नाइट्री मतलब सोडियम से आया है। तो जब वाटर एक्सेस लॉस हो रहा है यूरिन के थ्रू, उसको डायूरेसिस कह रहे हैं। जब सॉल्ट या सोडियम को भेजा जा रहा है यूरिन के थ्रू, एक्सेस सोडियम को, उसको बोला जाएगा नाइट्रियूरेसिस, ठीक है। अच्छा, ये सोडियम या सॉल्ट को यूरिन के साथ भेजने का मतलब क्या है? माय ब्रदर, सोडियम अगर बाहर जाएगा तो सोडियम को वाटर फॉलो करेगा, राइट, वाटर फॉलोस सोडियम, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये नाइट्रियोसिस कब चाहिए होगा, डायूरेसिस कब चाहिए होगा, सारे बात करेंगे। रुको जरा, सब्र करो। तो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट ट्यूब्यूलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है, इसके अंदर हम लोग को मेनली रास के बारे में पढ़ना है। तो वो ट्यूब्यूलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म को जानने से पहले थोड़ा सा जक्स्टा-ग्लोमेरुलर apparatus के बारे में भी जान लो। डिटेल में नहीं, शॉर्टकट में ही जानेंगे। तो ये बोमेंस कैप्सूल हो गया। बोमेंस कैप्सूल के तरफ ब्लड को लेके आ रहा है। बोमेंस कैप्सूल के कप में कौन रहा है? ग्लोमेरुलस है। ब्लड को लेके कौन आ रहा है? एफरेंट आर्टेरियोल, राइट। अच्छा, तो ये एफरेंट आर्टेरियोल के वॉल और डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये जो पार्ट है नेफ्रॉन का, इसको डीसीटी बोलते हैं। तो ये दोनों के बीच में, एफरेंट आर्टेरियोल के वॉल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के वॉल के बीच में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड जक्स्टा-ग्लोमेरुलर apparatus। जक्स्टा मींस नजदीक, नियर बाई, और ये ग्लोमेरुलस के पास ही ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोला गया है कि ये ग्लोमेरुलस का पड़ोसी है, जक्स्टा-ग्लोमेरुलर apparatus। यही वो स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली किडनी फंक्शन को रेगुलेट कर सकता है, जीएफआर को ज्यादा या कम होने नहीं देता है, ठीक है। ओके, तो कैसे? अच्छा देखो, एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड फ्लो हो रहा है, तो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा तो इस चीज को महसूस कर सकता है, सेंस कर सकता है जेजी सेल, ठीक है। ब्लड प्रेशर बढ़ी, दुर्घटना घटी, यानी कि बीपी बढ़ने से ये मैसेज पहुंच जाएगा जेजी सेल के पास। इसलिए जेजी सेल को हम लोग बोलते हैं बैरोरिसेप्टर। ये ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकता है, राइट, बैरोरिसेप्टर। अच्छा, डीसीटी के वॉल में कुछ सेल है। अच्छा, ये जेजी सेल जो होता है, बेसिकली दीज आर मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल्स, ठीक है। डीसीटी के वॉल में कुछ ग्लैंडुलर सेल्स होता है, एपिथेलियल सेल्स होता है, कुछ एपिथेलियल सेल्स होता है डीसीटी के वॉल में, उसको बोला जाता है मैक्यूला डेंसा सेल्स। अब ये मैक्यूला डेंसा सेल जो होता है, ये डीसीटी के अंदर जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, जो फिल्ट्रेट आगे बढ़ रहा है, उस फिल्ट्रेट में सॉल्ट कितना है ये चेक करते रहता है। तो मैक्यूला डेंसा सेल को हम लोग कह सकते हैं ऑस्मो रिसेप्टर। अच्छा, अब ये दोनों को कनेक्ट करते हैं कि जेजी सेल और मैक्यूला डेंसा सेल, इसको एमडी सेल भी बोल सकते हैं। जेजी सेल और मैक्यूला डेंसा सेल को कनेक्ट जो करते हैं, दे आर कॉल्ड दीज आर कॉल्ड लासिस सेल या एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स। मेसेंजियल मतलब ये भी स्मूथ मसल सेल ही होता है, ठीक है। या तो इन लोगों को गुरमाटिक सेल भी बोला जाता है, राइट। अच्छा,
तो बेसिकली होता क्या है, जेजी सेल ब्लड प्रेशर को मेजर कर रहा है, मैक्यूला डेंसा सेल जो होता है ये फिल्ट्रेट में कितना सोडियम आयन है, कितना सॉल्ट है, ये मेजर कर रहा है। एंड अकॉर्डिंगली ये जो डिवाइस है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, इसको समझ में आ जाता है कि करना क्या है। ठीक है, तो अगर बीपी हाई है तब क्या करना होगा, अगर बीपी लो है तब क्या करना होगा, ये डिसाइड कौन करेगा, जेजी सेल। मैकुला डेंसा सेल क्या चेक करेगा, अगर फिल्ट्रेट में सॉल्ट ज्यादा है तब क्या करेंगे, अगर फिल्ट्रेट में सॉल्ट कम है तब क्या करेंगे। तो ये मैकुला डेंसा सेल बेसिकली इस फिल्ट्रेट में सॉल्ट को चेक करके ये सिग्नल देते हैं लैसिस सेल को, और लैसिस सेल इस सिग्नल को कन्वे कर देते हैं जेजी सेल जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल के पास। ठीक है, अच्छा, जेजी सेल अकॉर्डिंगली हार्मोन सिक्रेशन करके वो जो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया, उस गड़बड़ को सुधार देते हैं। ठीक है, चलो अब एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, हाउ इंपॉर्टेंट इज बीपी फॉर अस। ब्लड प्रेशर और किडनी फंक्शन यानी कि जीएफआर वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नाउ लेट्स टेक अ पर्टिकुलर कंडीशन कि एक पर्सन है जिसके बॉडी में बीपी लो हो चुका है। अच्छा, अब बीपी लो हो जाएगा तो क्या होगा, उसके बॉडी में जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी लो हो जाते हैं, और इस कंडीशन क्या कर रहा है, किडनी को एक वार्निंग दे रहा है। हाउ इट्स हैपनिंग, देखो ये एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आ रहा है ग्लोमेरुलस के तरफ और इफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड चले जा रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि एफरेंट आर्टेरियोल का जो थिकनेस है यानी कि जो लुमेन का जो वेट है ये ज्यादा है, नॉट थिकनेस। एफरेंट आर्टेरियोल का लुमेन ज्यादा वाइड है, इफरेंट आर्टेरियोल का लुमेन बहुत नैरो है। तो ज्यादा ब्लड यहां से आनी चाहिए और कम ब्लड यहां से जानी चाहिए, तो एक्सेस ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर स्टोर होते रहेगा, और ये ग्लोमेरुलस का जो वॉल है उसमें ब्लड प्रेशर क्रिएट करते हैं, और इसी प्रेशर के वजह से कुछ अमाउंट ऑफ कंपोनेंट इनसाइड द ब्लड फिल्टर आउट होके बोमन्स कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेट बनाते हैं, और ये फिल्ट्रेट ही आगे जाके यूरिन फॉर्म करेगा, है कि नहीं। तो अगर ब्लड प्रेशर कम हो चुका है, ग्लोमेरुलस के अंदर बीपी लो हो गया है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस का बीपी का बात किया जा रहा है, तो इफ ग्लोमेरुलस के अंदर जो बीपी है वो कम हो चुका है तो फिल्ट्रेशन भी कम होगा, तो फिल्ट्रेशन भी कम होगा तो क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाने की वजह से फिल्ट्रेट कम प्रोड्यूस होगा। तो अगर फिल्ट्रेट का वॉल्यूम लो है, फिल्ट्रेट का वॉल्यूम लो है, तो ये जो फिल्ट्रेट, ये जो लिक्विड है, ये धीरे 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 स्लोली आगे बढ़ते रहेगा, एंड दैट विल गिव अपॉर्चुनिटी to the cells present on the inner wall of PCT। और हम लोग जानते हैं PCT के जो वॉल में जो सेल है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, these are responsible for reabsorption of salt, right? तो देखो ये PCT के अंदर जो फ्लूइड जा रहा है वो जितना फास्ट होगा उतना कम रीअब्जॉर्प्शन हो पाएगा। ये फ्लूइड का स्पीड जितना स्लो होगा उतना ही ज्यादा सॉल्ट रीअब्सॉर्ब होगा। तो इसके वजह से जीएफआर लो होने के वजह से बहुत सारा सॉल्ट रीअब्सॉर्ब हो गया, कहां से, पीसीटी से, राइट। अच्छा, तो अब धीरे 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 ये फिल्ट्रेट पीसीटी हिनलीज लूप होते हुए डीसीटी में जाके पहुंचा। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो भाई साहब बैठा हुआ है, द ग्रुप ऑफ मैक्यूला डेंसा सेल इनसाइड जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus, they can taste this salt present inside this filtrate inside DCT, right? तो ये क्या दिखेगा कि इसमें सॉल्ट का मात्रा जो है वो भी कम हो चुका है, सॉल्ट कम हो चुका है फिल्ट्रेट में, क्योंकि सॉल्ट तो यहां से एब्सॉर्ब हो चुका है, रीअब्सॉर्ब हो चुका है। तो जैसे मैक्यूला डेंसा सेल को, ये कौन सा सेल है, मैक्यूला डेंसा सेल है, जैसे इसको मालूम चला जाएगा इस फिल्ट्रेट में सॉल्ट का कमी है तो ये रिलीज करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सिग्नल देता है ये लैसिस सेल को, और लैसिस सेल स्टिमुलेट करेगा जेजी सेल को, और जेजी सेल ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं एक हार्मोन का एंजाइम जिसका नाम होता है रेनिन, और ये रेनिन के वजह से क्या होगा कि ब्लड प्रेशर धीरे 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 अब
क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर धीरे धीरे अब इंक्रीज हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो जीएफआर भी क्या किया जाएगा, रेक्टिफाई कर दिया जाएगा, जीएफआर भी बढ़ जाएगा, राइट, जीएफआर भी रिस्टोर हो जाएगा। तो अपना अभी क्या पढ़ना है, अपना कंडीशन है बॉडी में बीपी लो हो गया है और जीएफआर भी लो हो चुका है। अब हम लोगों को ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि बीपी भी हाई हो जाए और जीएफआर रिस्टोर हो जाए, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो ऑस्मो रिसेप्टर है उन तक खबर पहुंच गया, दैट इज मैक्यूला डेंसा सेल, दैट इज मैक्यूला डेंसा सेल्स। मैक्यूला डेंसा सेल क्या रिलीज करते हैं, मैक्यूला डेंसा सेल रिलीज करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन किसके पास जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन जाएगा लैसिस सेल्स के पास, एंड लैसिस सेल विल सेंड द स्टिमुलस टू जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। अब जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को ही हमको क्या करना था, स्टिमुलेट करना था। अच्छा, तो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल अब क्या रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं, एक एंजाइम कम हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं जिसका नाम है रेनिन, यस। तो यहाँ से एक बहुत इंटरेस्टिंग एक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये रेनिन का काम क्या होता है, ब्लड में एक इनएक्टिवेट प्रोटीन रहता है, उसको एक्टिवेट करके एक दूसरा हार्मोन प्रोड्यूस करना जो कि अपना ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। रेनिन डायरेक्टली ब्लड प्रेशर को नहीं बढ़ाएगा, रेनिन किसी दूसरे को एक्टिवेट करेगा। तो चलो अब जानते हैं डिटेल में कि रेनिन बेसिकली अब करने क्या वाला है। ओके, तो अपने ब्लड स्ट्रीम में एक इनएक्टिवेटेड प्रोटीन रहता है जो लीवर से आता है, ठीक है। अच्छा, यह है अपना लीवर। तो लीवर एक इनएक्टिवेटेड प्रोटीन रिलीज किया है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिनोजेन। ये एंजियोटेंसिनोजेन क्या है, दैट इज अ प्रोटीन चेन ऑफ 485 अमाइनो एसिड, ए मींस अमाइनो एसिड। तो ये 485 अमाइनो एसिड से बना हुआ है। हम लोग जानते हैं प्रोटीन मतलब क्या है, दैट्स पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। लेकिन ये सोया हुआ है, इसको जगाना पड़ेगा। सोया हुआ शेर है, तो इस शेर को कौन जगाएगा, इस शेर को जगाने के लिए आएगा अपना हीरो रेनिन, राइट। अच्छा, अब ये रेनिन करते क्या है, ये एंजियोटेंसिनोजेन को, ये बड़ा सा प्रोटीन चेन है, इसको क्लीव कर देते हैं, इसको कट कर देते हैं। अच्छा, अब इसका कटिंग के बाद ये एंजियोटेंसिनोजेन से एक एक्टिवेटेड प्रोटीन बनेगा जिसका नाम है एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1, ठीक है। अच्छा, ये एंजियोटेंसिन 1 बन गया। अच्छा, अभी एंजियोटेंसिन नाम से क्या समझ रहे हो, देखो एंजियोटेंसिन, एंजियो का मतलब होता है ब्लड वेसल, एंड टेंसिन मतलब ये ब्लड वेसल के ऊपर टेंशन क्रिएट कर सकता है, ब्लड वेसल को पकड़ के दबा देते हैं और वासोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। अगर वासोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या होता है, ब्लड वेसल के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि अगर मैं अपना खुद का गला दबा देता हूं तो गला में क्या है, विंड पाइप है, उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो सांस अंदर नहीं जाएगा और कुछ देर में मैं मर जाऊंगा, है कि नहीं। अच्छा, ठीक उसी तरह से ब्लड वेसल को पकड़ के दबाने के लिए चाहिए एंजियोटेंसिन। बट ये एंजियोटेंसिन 1 जो है ना, ये थोड़ा सा आलसी टाइप का होता है। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक माइल्ड वासोकॉन्स्ट्रिक्टर है, एक माइल्ड वासोकॉन्स्ट्रिक्टर है, यानी कि उतना ताकतवर नहीं है। बट हमको क्या चाहिए, हमको बीपी इंक्रीज करना है, तो एक स्ट्रॉन्ग वासोकॉन्स्ट्रिक्टर चाहिए। तो इससे तो काम ना होगा। तो अब हम बुलावा देंगे एक दूसरा एक एंजाइम को जो इस एंजियोटेंसिन 1 को भी कन्वर्ट कर सकता है। अब वो एंजाइम कहाँ से आएगा, वो एंजाइम आएगा हम लोग के लंग से, ठीक है। अच्छा, तो ये है अपना लंग, और हम लोग जानते हैं कि लंग के अंदर क्या होता है, लंग के अंदर होता है एल्वियोली, और एल्वियोली दीज आर हाईली वास्कुलराइज्ड विद ब्लड वेसल। तो ये एल्वियोली के चारों ओर जो ब्लड वेसल होते हैं ना, अपना लंग में जो एल्वियोली है उसके चारों ओर जो ब्लड वेसल होता है, वो एक कंपोनेंट रिलीज करता है
ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आके अटैक करेगा एंजियोटेंसिन 1 को। भाई एंजियोटेंसिन 1 कैसे बना हुआ है? ये 10 अमीनो एसिड से बना हुआ है। अब जैसे ये एंजाइम आके एंजियोटेंसिन 1 को अटैक करेगा, ये इसको भी और छोटा कर देगा, इसको भी कट कर देगा। ये 10 अमीनो एसिड से 2 अमीनो एसिड को हटा देगा और रहेगा कितना? रहेगा एक कंपोनेंट जिसके पास ओनली 8 अमीनो एसिड है। तो ये जैसे छोटा हो जाएगा, ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा? एंजियोटेंसिन 2। अब इसको याद रखना क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग वासोकंस्ट्रिक्टर है। एंजियोटेंसिन 2 जो है ये एक स्ट्रॉन्ग वासोकंस्ट्रिक्टर एजेंट है, ठीक है। अब ये जाके क्या करते हैं? ये वासोकंस्ट्रिक्शन कर सकता है। ये वासोकंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? ये अगर एक ब्लड वेसल है तो इसके अंदर से नॉर्मली ब्लड फ्लो हो रहा था, अब ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अब अगर ये जाके अटैक करेगा इस ब्लड वेसल के ऊपर जो मसल है उसको, तो क्या होगा? बेसिकली इसमें इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, तो इसमें वासोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, यानी कि ब्लड वेसल का जो डायमीटर है वो छोटा हो जाएगा। ब्लड वेसल का डायमीटर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अब ब्लड वेसल का डायमीटर छोटा होने के कारण ब्लड को आगे जाने का पैसेज नहीं मिलेगा। तो ये मतलब जहां पे वासोकंस्ट्रिक्शन हुआ है, जहां पे वासोकंस्ट्रिक्शन हुआ है उसके आगे क्या होगा? उसके आगे ब्लड वेसल के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी तरह से वासोकंस्ट्रिक्शन के वजह से क्या हो सकता है? ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। तो अभी हम लोग एंजियोटेंसिन 2 के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये ब्लड प्रेशर को, GFR को बढ़ाने के लिए क्या क्या करेगा। सो लिख लेते हैं एंजियोटेंसिन 2। ये ब्लड प्रेशर को टेंशन देता है बेटा, ये तुमको टेंशन नहीं देगा। तुम एंजियोटेंसिन 2 के बारे में अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये एग्जाम के लिए तुम्हारा टेंशन को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि कंसेप्चुअली तुम बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, ठीक है। अच्छा, एंजियोटेंसिन 2 का फंक्शन अगर सही से जान लेते हो तुम एक छोटा मोटा किडनी डॉक्टर बन जाओगे, ठीक है, नेफ्रोलॉजिस्ट बन जाओगे। तो एंजियोटेंसिन 2 पहले कहाँ पे जाएगा? एंजियोटेंसिन 2 ये पहले चला जाएगा इफरेंट आर्टेरियोल के पास। इट एक्ट ऑन इफरेंट आर्टेरियोल। इफरेंट आर्टेरियोल कहां पे होता है बेटा? इफरेंट आर्टेरियोल ये नेफ्रॉन का जो इनिशियल पार्ट है, इसको बोमेंस कैप्सूल बोलता है। बोमेंस कैप्सूल के ओर ब्लड लेके आ रहा है एफरेंट आर्टेरियोल, और बोमेंस कैप्सूल से ब्लड लेके जाएगा कौन? इफरेंट आर्टेरियोल, है कि नहीं? इस रास्ते से ब्लड आ रहा है और इस रास्ते से ब्लड जा रहा है। यहाँ पे ब्लड प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ये है ग्लोमेरुलस, ये एफरेंट आर्टेरियोल, ये इफरेंट आर्टेरियोल। तो इफरेंट आर्टेरियोल के ऊपर ये एंजियोटेंसिन 2 का रिसेप्टर लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये एंजियोटेंसिन 2 आके बाइंड हो जाते हैं, एंजियोटेंसिन 2 आके बाइंड हो जाते हैं ये रिसेप्टर के ऊपर, और ये क्या करवाते हैं? ये करवाते हैं यहाँ का वासोकंस्ट्रिक्शन, यहाँ का वासोकंस्ट्रिक्शन, यानी कि इफरेंट आर्टेरियोल और नैरो हो जाता है। तो यहाँ पे वासोकंस्ट्रिक्शन होने की वजह से एक्सेस ब्लड कहाँ पे जमा होता रहेगा? यह ग्लोमेरुलस के अंदर, है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ग्लोमेरुलस के अंदर, तो GFR यानी कि फिल्ट्रेशन जो है और ज्यादा इफेक्टिवली होते रहेगा। एंड दिस वासोकंस्ट्रिक्शन विल इंक्रीज BP इनसाइड। कहाँ पे BP इंक्रीज करते हैं? इनसाइड ग्लोमेरुलस। और BP इंक्रीज होने के वजह से क्या हो जाएगा?
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यही तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा कोई मसीहा आएगा और आके बीपी को बढ़ा देगा, जीएफआर को बढ़ा देगा। ठीक है, अब यही नहीं, और सुनो, यहां पे एंजियोटेंसिन 2 का काम खत्म नहीं हुआ। अब देखो, अब ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये चला जाएगा अभी एड्रिनल ग्लैंड के पास, एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, अच्छा, अब ये एड्रिनल ग्लैंड क्या है, जिसको नहीं मालूम है उसके लिए मैं बता देता हूं। ये किडनी है, ठीक है, किडनी को रेनल बोला गया है। अब किडनी के साथ, किडनी के सुपीरियर पोल में इस तरह का एक ग्लैंड रहता है जिसको बोला जाता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में 2 जोन रहता है। एड्रिनल ग्लैंड का इनर पार्ट को बोलता है एड्रिनल मेडला, और एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर पार्ट है उसको बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये एंजियोटेंसिन 2 जाके एड्रिनल कॉर्टेक्स का सबसे अपर जो जोन है, जिसको हम लोग बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, उसको अटैक करता है। और ये जोना ग्लोमेरुला से रिलीज होता है, जोना ग्लोमेरुला से रिलीज होगा एक हार्मोन जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। इसका नाम क्या है? एल्डोस्टेरॉन। ध्यान से सुनो, अब ये एल्डोस्टेरॉन कहां पे जाएगा? ये एल्डोस्टेरॉन जाएगा नेफ्रॉन के पास। नेफ्रॉन में मेनली किसको जाके अटैक करेगा ये एल्डोस्टेरॉन? नेफ्रॉन का जो डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूल, और थोड़ा बहुत सीडी, कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर भी ये अपना सिग्नल पहुंचाएगा। तो ये डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से एल्डोस्टेरॉन के वजह से क्या होगा बेटा? डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से, ये एल्डोस्टेरॉन के वजह से कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट होता है। एंड सॉल्ट को अगर रीअब्जॉर्ब करवा लिया जाएगा डीसीटी से, तो सॉल्ट के पीछे पीछे विच विल फॉलो द सॉल्ट? वाटर विल फॉलो द सॉल्ट। सॉल्ट एंड वाटर का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कौन करवाता है? एल्डोस्टेरॉन करवाता है। ठीक है, अब ये जो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है तो क्या होगा? बॉडी में अल्टीमेटली वाटर चला गया बहुत सारा। ठीक है, तो ये वाटर चले जाने की वजह से, ये वाटर बेसिकली कहां पे जा रहा है? ये वाटर जा रहा है ब्लड के अंदर। तो दैट विल इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा बॉडी में। तो ब्लड वॉल्यूम अगर इंक्रीज नहीं होता तो क्या होगा? ये जो वाटर है ये यूरिन के थ्रू बाहर चला जाता। ठीक है, बट यही वाटर अब बॉडी अंदर खींच लिया है, ब्लड में चला गया है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो बीपी भी बढ़ा देगा। और हम लोग जानते हैं कि बीपी अगर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो जीएफआर भी रिस्टोर हो जाता है। एल्डोस्टेरॉन की वजह से ये काम हुआ। ठीक है, तो ये जो टोटल जो प्रोसेस है हम लोग पढ़ रहे थे, ये प्रोसेस कहां से स्टार्ट हुआ? रेनिन से स्टार्ट हुआ। रेनिन के वजह से एंजियोटेंसिन बना, एंजियोटेंसिन के वजह से एल्डोस्टेरॉन बना, और ये टोटल सिस्टम मिलके बीपी को हाई करने में और जीएफआर को हाई करने में हेल्प करते हैं। तो इस सिस्टम को हम लोग रास नाम देंगे, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। दिस सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीजिंग जीएफआर, है कि नहीं? तो रास लीला चलते रहता है किडनी के अंदर। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। एंजियोटेंसिन 2 का काम यहां पे खत्म नहीं हुआ। यही नहीं, और भी सुनो। देखो, अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 ये चला जाएगा हार्ट के पास। ठीक है, अच्छा, अब बोलोगे सर हार्ट के पास क्यों गया है ये? तो ये हार्ट मसल, कार्डियक मसल को भी कुछ मैसेज देते हैं, तो इसके वजह से ये कार्डियक एक्टिविटी को भी इंक्रीज कर सकता है। इट कैन इंक्रीज कार्डियक एक्टिविटी। ठीक है, ये कार्डियक एक्टिविटी को भी इंक्रीज कर सकता है। कौन? एंजियोटेंसिन 2। अब यहां पे भी इसका काम खत्म नहीं होता है। ये एंजियोटेंसिन 2 ये चला जाएगा तुम्हारे ब्रेन के पास।
तो कहाँ कहाँ पे ये जा रहा है? ये एड्रेनल ग्लैंड के पास जा रहा है, ये हार्ट के पास जा रहा है, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में ही है। ये ब्रेन के पास भी जा रहा है। अब ब्रेन के पास जाके क्या करेगा ये? अच्छा, पहला तो ये ब्रेन के पास जाके ब्रेन के अंदर जो थर्स्ट रिसेप्टर है उसको स्टिमुलेट करेगा। थर्स्ट सेंटर जो है उसको क्या करेगा? उसको पॉजिटिवली स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, पॉजिटिवली इसको बोलेगा कि अब तुम इस बंदा से प्यास लगाओ, तो यू विल फील थर्स्टी, you will feel thirsty, and when you will feel thirsty you will drink lot of water। तुम बहुत सारा पानी पीना स्टार्ट कर दोगे। आई नो कि अभी भी तुम थर्स्टी फील कर रहे हो, तो तुरंत अभी पानी पी लो। ठीक है, अच्छा, जब हम लोग पानी पिएंगे तो क्या होगा? दिस एक्सेस वाटर विल बी reabsorbed by our blood and that will again increase the volume of our body फ्लूइड। और बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से पानी पीने से भी बीपी इंक्रीज हो सकता है। अच्छा, ये अपना काम अभी भी खत्म नहीं किया, अभी भी इसका काम अभी बचा हुआ है। नाउ अगेन व्हाट इट विल डू। ये तो ब्रेन के पास आ ही गया था। अब ये सिग्नल भेजेगा ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस है उसको। थाला फॉर ए रीजन, हाइपोथैलेमस, मास्टर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, अच्छा, तो ये हाइपोथैलेमस का जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है, हाइपोथैलेमस के पास सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है, उससे ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या तो इसको वेसोप्रेसिन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये भी वासोकंस्ट्रिक्शन करवाता है। बट ये मेनली करते क्या है? ये ADH फिर से चलाएगा अपना नेफ्रॉन के पास, और ये ADH मेनली अटैक करते हैं नेफ्रॉन में कलेक्टिंग डक्ट को, और कलेक्टिंग डक्ट से क्या करवाता है? ये बहुत सारा वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। कौन? ADH कलेक्टिंग डक्ट से वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, एंड डिस्टल पार्ट से ये यूरिया रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। तो ये वाटर जब बॉडी के अंदर चला जाता है तो ये वाटर के वजह से क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये वाटर जाएगा ब्लड में, एंड ब्लड वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि वो जो एक्सेस ब्लड जो यूरिन में जाने वाला था, सॉरी, वो एक्सेस वाटर जो यूरिन में जाने वाला था, वो अभी कहाँ पे चला गया है? वो अभी चला गया है ब्लड के पास। तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया है तो बीपी भी इंक्रीज हो जाएगा, और क्या चीज नहीं हो पाएगा? डायूरेसिस को ये रोक देते हैं, इसलिए तो इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर वाटर एक्सेस वाटर यूरिन में चला जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डायूरेसिस। तो डायूरेसिस को ये होने नहीं दे रहा है, ये कलेक्टिंग डक्ट से और थोड़ा बहुत ये DCT से भी क्या करवा सकता है कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवा सकता है। तो इसीलिए जिन लोगों में ADH की कमी हो जाता है, ADH का हाइपोसिक्रेशन, लो सिक्रेशन होता है, उस केस में क्या होता है? एक बीमारी हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, तो डायबिटीज इंसिपिडस किन लोगों में होता है? इफ यू हैव लो सिक्रेशन ऑफ ADH। तो क्या चीज नहीं होगा? तो ये जो ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ये कम हो जाएगा, तो तुम्हारे जो यूरिन प्रोड्यूस होगा उसमें क्या ज्यादा रहेगा? उसमें वाटर ज्यादा रहेगा। यू विल ऑब्जर्व डायूरेसिस, और बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन देखने को मिलेगा। और ये यूरिन का कलर क्या होगा? ये यूरिन होगा कलरलेस। ये यूरिन नॉर्मली, डायबिटीज मतलब हम लोग शुगर समझते हैं, ठीक है? तो एक दूसरा डिजीज है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक दूसरा डिजीज है जिसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। तो ये डायबिटीज मेलिटस क्या, किसके वजह से होता है? बॉडी में अगर लो सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन हो रहा है उसके वजह से डायबिटीज मेलिटस होता है, जिसमें अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है। और ब्लड ग्लूकोज लेवल जब एक थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है, तब उस ग्लूकोज को भेज दिया जाता है
यूरिन के अंदर क्या मिलेगा? यूरिन के अंदर तब ग्लूकोज मिलेगा। कब? व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलिटस। तो ये यूरिन का टेस्ट कैसे हो जाएगा? ये यूरिन का टेस्ट हो जाएगा स्वीट, और इस कंडीशन को हम लोग कह देंगे ग्लूकोज इन यूरिन। इस कंडीशन को हम लोग कह देंगे ग्लाइकोजूरिया। ठीक है। अच्छा, डायबिटीज मेलिटस में और एक कंडीशन भी देखने को मिलता है। यूरिन के अंदर, ठीक है, बहुत ज्यादा फैट टूट रहा है बॉडी के अंदर, तो यूरिन के अंदर फैट टूटने से एक प्रोडक्ट बनता है कीटोन बॉडीज। हाँ, कीटोन बॉडीज भी रहेगा यूरिन के अंदर। इस कंडीशन को बोला जाता है कीटोन्यूरिया। देन क्या है? जब एक पर्सन के यूरिन में कीटोन्यूरिया हो जाएगा, यानी कि कीटोन बॉडीज एक्सेस हो गया है, एक्सेस ग्लूकोज आ रहा है, तो कीटोन्यूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया से अफेक्टेड पर्सन में तुम अंदाजा लगा सकते हो दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ब्लड शुगर और डायबिटीज मेलिटस। ये ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट होता है। हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज का ऐसे तो नॉर्मल कंडीशन में पीसीटी से, नेफ्रॉन के जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, उससे 100% यानी कि कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। बट जब ब्लड शुगर होगा, उस ग्लूकोज का जो लिमिट है ब्लड में एक्सेस हो जाएगा, और उस कंडीशन में यूरिन में ग्लूकोज देखने को मिल सकता है। कीटोन बॉडीज भी नॉर्मली कब देखने को मिलेगा? नॉर्मली कीटोन बॉडीज देखने को मिलता है जब तुम फास्टिंग में रहते हो, बहुत देर से खाना नहीं खाए हो, तो बॉडी तब अपना बॉडी में जो फैट है उस फैट को तोड़ तोड़ के एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो फैट जब ब्रेक डाउन होता है तो कीटोन बॉडीज बनता है, ठीक है। लेकिन डायबिटीज मेलिटस में इंसुलिन के कमी की वजह से बॉडी में क्या होगा? लाइपोलाइसिस होगा, एक्सेस लाइपोलाइसिस, फैट टूटेगा और उस समय बनेगा कीटोन बॉडीज, ठीक है। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे एक्चुअली डायबिटीज इंसिपिडस का। वापस बैक टू द पैविलियन, बैक टू द टॉपिक। तो डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच की कमी की वजह से हुआ है, और उसमें वाटर ज़्यादा निकल रहा है, तो यूरिन का जो टेक्सचर होगा वो वाटर जैसा ही होगा। दैट्स व्हाई कलरलेस यूरिन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे यूरिन स्वीट था, यहाँ पे यूरिन क्या होगा? टेस्टलेस होगा। यहाँ पे यूरिन क्या होगा? टेस्टलेस होगा। तो आज से डॉक्टर बन गए तुम, ठीक है। पैथोलॉजिकल लैब खोल दो घर पे और 2 ग्लास लेके बैठ जाओ, यूरिन टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब बोलो कि हम ऐसे ही चेक करके, हम टेस्ट करके बता देंगे किसमें डायबिटीज इंसिपिडस है, किसमें डायबिटीज मेलिटस है। अगर यूरिन मीठा है तो गन्ना के जूस जैसा पी जाओ, बोल दो अरे ये इसमें तो डायबिटीज मेलिटस है। अगर यूरिन में कोई टेस्ट नहीं है, बोलो अरे यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज इंसिपिडस। जोक्स अपार्ट बेटा, सच में ऐसा मत करने लगना। तो एंजियोटेंसिन 2 इतना सारा कारनामा कर सकता है, ठीक है। और इसी तरह से वो साम दाम दंड भेद पूरा अपना फोर्स लगा देता है कि किसी तरह से बॉडी में ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा दो, ब्लड प्रेशर को बढ़ा दो, और जीएफआर सेटल हो जाए, जीएफआर इंक्रीज हो जाए, या जीएफआर रिस्टोर हो जाए और किडनी बच जाए। समझ में आया? तो इसमें एडीएच भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर, इसके बारे में भी मत भूलना, ठीक है। अच्छा, तो रास, एडीएच, ये सब ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर आता है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस कौन इनिशिएट किया था? वो जेजीए, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus, ठीक है। ये भाई साहब नहीं होता तो ये जो नेफ्रॉन है इसके पास इतना खबर नहीं पहुंचता। इसलिए हम लोग किडनी को बॉडी में तीसरा ब्रेन भी कह सकते हैं। बॉडी में फर्स्ट ब्रेन तो ये है, बॉडी में सेकेंड ब्रेन होता है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, एंटेरिक नर्वस सिस्टम में, और बॉडी में तीसरा ब्रेन अपना किडनी के अंदर ये जेजीए मिलकर बनाते हैं। एक किडनी में कितना जेजीए होता है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus, जितना नेफ्रॉन होगा उतना ही जेजीए। एक किडनी में 10 लाख या 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है, तो 10 लाख या 1 मिलियन जेजीए भी प्रेजेंट होगा। 2 किडनी में 2 मिलियन या 20 लाख, ठीक है। ओके, अब ये ब्लड प्रेशर को मेजर कर रहा है जेजी सेल। ये फिल्ट्रेट में जो सॉल्ट है उसको, ऑस्मोलारिटी को मेजर करता है मैकुला डेंसा सेल। तो 1 आई ये तीसरा ब्रेन, ठीक है। अच्छा, नाउ ये तो हो गया ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक इन कंडीशन, इन ए केस जब ब्लड प्रेशर लो था। अब क्या हो गया? अब ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तो क्या होगा? जीएफआर भी हाई हो जाएगा। तो अब इस कंडीशन में करना होगा, ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो फिर उस कंडीशन में भी किडनी के ऊपर ज्यादा प्रेशर आएगा, ओवरलोड हो जाएगा किडनी के ऊपर। अगर कोई भी ऑर्गन को ओवरलोड देते हो तो ऑर्गन अगेन फेलियर हो सकता है। तो इसलिए अगेन इस कंडीशन में भी किडनी को बचाने के लिए बीपी को डाउन करना पड़ेगा और जीएफआर को कम करके रिस्टोर करना होगा। जीएफआर 125 ml/min से ज़्यादा भी नहीं हो सकता है, कम भी नहीं हो सकता है। अच्छा,
तो बीपी जब हाई हो जाएगा तो बेसिकली क्या होगा, तुम्हारे डीसीटी के अंदर जो फिल्ट्रेट आ रहा है, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें एक्सेस प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट रहेगा। और इस सॉल्ट, एक्सेस सॉल्ट को कौन डिटेक्ट कर सकता है, मैक्युला डेंसा सेल्स, एमडी सेल। तो ये एमडी सेल एलासिस सेल के थ्रू सिग्नल भेजेंगे किसके पास, जेजी सेल्स को, राइट। अच्छा, अब जेजी सेल अब कैसे रिएक्ट करेगा, जेजी सेल के पास जब मैसेज पहुंचा था कि ये फिल्ट्रेट में सॉल्ट कम है, तो जेजी सेल समझ गया था सॉल्ट फिल्ट्रेट में कम है, मतलब बॉडी में ज्यादा सॉल्ट रिअब्सॉर्ब हो गया है, क्योंकि बॉडी में वाटर की कमी है, बॉडी में ब्लड प्रेशर लो हो चुका है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना होगा। लेकिन अब क्या है, अब बॉडी में सॉल्ट का कमी है, क्योंकि सॉल्ट जा रहा है यूरिन के थ्रू, यानी कि बॉडी में अब ब्लड प्रेशर हाई हो चुका है, ठीक है, बॉडी में बीपी हाई हो गया है, जीएफआर भी हाई हो गया है किडनी के अंदर। तो अब जेजी सेल का काम, जिम्मेदारी क्या बनता है, ये बीपी को कम करे। नाउ जेजी सेल विल रिलीज अ कंपोनेंट कॉल्ड एडेनोसिन, ठीक है। अच्छा, अब ये एडेनोसिन क्या करते हैं, अब दिस एडेनोसिन विल गो एंड एक्ट ऑन एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल ऑफ ग्लोमेरुलस। तो ये एफरेंट आर्टरियोल के ऊपर काम करते हैं। देखो ध्यान से देखो, ये बोमेंस कैप्सूल है, ये एफरेंट आर्टरियोल है, ये एफरेंट आर्टरियोल है। अब यहां से ज्यादा ब्लड आ रहा था, यहां से कम ब्लड जा रहा था, तो एक्सेस ब्लड यहां पे ब्लड प्रेशर क्रिएट कर रहा था और एक्स्ट्रा जीएफआर प्रोड्यूस हो रहा था, जो कि किडनी के लिए खतरा था, ठीक है। एक्सेस ब्लड प्रेशर को अब कम करना होगा, तो ये एडेनोसिन जाके, हाँ, ये एडेनोसिन जाके चिपक जाएगा कि एफरेंट आर्टरियल के मसल के साथ, क्योंकि एफरेंट आर्टरियल के जो मसल है उसमें एडेनोसिन का रिसेप्टर लगा हुआ है। अब ये एफरेंट आर्टरियल में क्या करेगा, अब ये एफरेंट आर्टरियल का वासोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा, एफरेंट आर्टरियल का वासोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा, यानी कि अब जितना ब्लड आ रहा था उतना ब्लड नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ब्लड अगर कम आएगा तो ग्लोमेरुलस के अंदर बीपी लो हो जाएगा, है कि नहीं। तो एज ए रिजल्ट बीपी कम हो जाएगा ग्लोमेरुलस के अंदर, और ग्लोमेरुलस के अंदर का बीपी कम हो जाता है तो जीएफआर भी कम हो जाएगा एंड द प्रोसेस विल बी रिस्टोर्ड, नॉर्मल प्रोसेस विल बी रिस्टोर्ड। तो इस तरह से ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म हाई बीपी को भी लो कर सकता है, हाई जीएफआर को भी लो कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हो गया ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म। एडीएच के बारे में भी हम लोग वो रास सिस्टम के अंदर ही पढ़ लिया है, ठीक है। रास एक्टिवेट होने के बाद ये एडीएच सिक्रेशन को भी स्टिमुलेट करवा सकता है। अच्छा, अब मायोजेनिक मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मायोजेनिक मैकेनिज्म, ठीक है। मायोजेनिक मैकेनिज्म, यहाँ पे भी मेन रोल है एफरेंट आर्टरियोल का। अगेन मैं वही मैल्पिजियन कॉर्पसल यानी कि बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये एफरेंट आर्टरियोल है, ये इफरेंट आर्टरियोल है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ से ब्लड जा रहा है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ज्यादा ब्लड आ रहा है, कम ब्लड आ रहा है। बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि एफरेंट आर्टरियोल का जो लुमेन है उसका डायमीटर वाइड होता है और इफरेंट आर्टरियोल का लुमेन है उसका डायमीटर नैरो होता है, क्योंकि ये सारे तामझाम, ये सारे टेक्निकलिटी किसके लिए है, ग्लोमेरुलस में ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। अच्छा, अब मायोजेनिक मैकेनिज्म में कौन काम करेगा, द मसल्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल के वॉल में जो मसल्स प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, वो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। देखो, कोई भी आर्टरी के वॉल में 3 लेयर होता है, आउटर लेयर इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल वॉल इज ट्यूनिका मीडिया एंड इनर वॉल इज ट्यूनिका इंटीमा। तो ये मिडिल वॉल ट्यूनिका मीडिया ये बेसिकली स्मूथ मस्कुलर वॉल होता है, ठीक है, जो कि आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट कर सकता है, जो आर्टरी का डायमीटर को भी रेगुलेट कर सकता है।
तो अब देखो कंडीशन क्या है, अब बीपी हाई है, बीपी हाई है तो दैट विल प्रोड्यूस व्हाट, स्ट्रेच। तो अगर इसके अंदर जो ब्लड आ रहा है उस बीपी हाई हो चुका है, तो दैट विल exert force on the wall of afferent arteriole and that will create stretch। वह afferent arteriole के wall में एक खिंचाव, एक stretch create करेगा and that stretch will stimulate opening of some sodium channels। इस मस्कुलर वॉल में सोडियम चैनल ओपन कर देते हैं, तो अब इस सेल के अंदर क्या होता है, मसल सेल्स के अंदर सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है। तो जैसे पॉजिटिव आयन का इन्फ्लक्स होगा, ये मसल सेल्स क्या हो जाता है, डीपोलराइज्ड हो जाते हैं। मसल सेल का जो पोलैरिटी है वो पहले क्या रहता है, नेगेटिव, ठीक है, पहले रहता है नेगेटिव, अभी क्या हो जाता है, पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव होने को बोला जाता है डीपोलराइजेशन। तो जैसे मसल सेल डीपोलराइज हो जाते हैं, ये मसल सेल में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, मसल सेल विल कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स विल शो कॉन्ट्रैक्शन, और उसी की वजह से मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल में वासोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, वासोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। यानी कि एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर अगर छोटा हो गया तो उसके वजह से क्या होगा, जो फ्लूइड आ रहा था, जो ब्लड आ रहा था, वो उतना नहीं आ पाएगा ग्लोमेरुलस तक। ये रास्ता में एक ऑब्स्टैकल क्रिएट कर दिया गया, ये जो डायमीटर है इसको छोटा करके। तो अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली इस वासोकॉन्स्ट्रिक्शन के वजह से ग्लोमेरुलस के अंदर बीपी जो है वो लो हो जाएगा, और बीपी लो हो जाएगा तो जीएफआर भी जितना हो रहा था उतना नहीं होगा, बीपी लो यानी कि GFR भी लो हो चुका है एंड द प्रोसेस इज रिस्टोर्ड। तो दिस इज कॉल्ड मायोजेनिक मैकेनिज्म। ठीक उसी तरह से इसका उल्टा भी हो सकता है। मानो कि अगर ऑलरेडी एफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर ब्लड कम आ रहा है तो उस केस में क्या होगा, बीपी कम हो जाएगा। अब बहुत कम ब्लड आ रहा है, इतना बीपी कम हो गया है, उस कंडीशन में क्या होगा, किडनी के ऊपर खतरा आ जाएगा, जीएफआर कम हो जाएगा। अब इस बीपी को बढ़ाने के लिए क्या होगा, तो अगर इफ देयर इज लो बीपी देन देयर इज नो स्ट्रेच, राइट, नो स्ट्रेच ऑन आर्टेरियल वॉल। एफरेंट आर्टेरियल के जो वॉल है उसमें अभी कोई भी स्ट्रेच, कोई भी फोर्स महसूस नहीं हो रहा है। तो अगर कोई भी फोर्स महसूस नहीं होगा तो ये मसल सेल डिपोलराइज नहीं होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो मसल सेल्स हो जाएगा रिलैक्सेशन, और इसमें हो जाएगा वासोडायलेशन। और अगर वासोडायलेट हो जाता है यानी कि उस कंडीशन में एफरेंट आर्ट्रियोल का जो चौड़ाई है, जितना चौड़ा था उसका चौड़ाई बढ़ जाएगा, तो और ज्यादा से ज्यादा ब्लड को एंट्री ये दे सकता है। अब ब्लड को बोलेगा कि तुम अंदर जाओ एंड दैट एक्सेस ब्लड विल गो इनटू द जीएफआर एंड विल इंक्रीज द जीएफआर एज वेल। ठीक है, तो इस तरह से वो ग्लोमेरुलस के अंदर बीपी को हाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मायोजेनिक मैकेनिज्म में हम लोगों को सिर्फ फोकस करना है एफरेंट आर्टेरियोल के ऊपर। तो सीधी बात, नो बकवास, अगर ब्लड ज्यादा आ रहा है ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ये एफरेंट आर्टेरियोल के वॉल में एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करेगा, तो उसके वजह से एफरेंट आर्टेरियोल के वॉल में कुछ पॉजिटिव आयन के चैनल ओपन हो जाते हैं और पॉजिटिव आयन का एंट्री होता है उस मसल सेल के अंदर, और वो मसल सेल का डिपोलराइजेशन होता है। और ये डिपोलराइज मसल सेल हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि वो जिस वेसल के वॉल में है उस वेसल को पकड़ के दबा देते हैं, तो ब्लड को एंट्री होने से, अंदर आने से मना कर रहा है। ठीक है, तो ब्लड को यहां से आने से मना अगर होगा तो ब्लड यहां से नहीं जा पाएगा ग्लोमेरुलस के अंदर। तो ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड अगर नहीं जा रहा है तो यहां पे ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये ब्लड प्रेशर को रिस्टोर कर सकता है, और यहाँ पे मसल मेन रोल प्ले कर रहा है। तो मसल से ये वर्ड आया है मायो। तो यहाँ पे जो बीपी या जीएफआर को रेगुलेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मसल्स इनसाइड द एफरेंट आर्टेरियोल, इसलिए इस प्रोसेस को बोला गया है मायोजेनिक। जेनेसिस या जेनिक का मतलब जहां से जनरेट हो रहा है, जहां से प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये कंट्रोल मसल से प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इसको मायोजेनिक मैकेनिज्म कह रहे हैं। अच्छा, now we'll talk about ANF,
एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। अच्छा, तो ये ANF ये क्या होता है? दैट इज एंटागोनिस्ट टू RAS एंड ADH। ये ADH और RAS के ऑपोजिट काम करते हैं। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है? एंटागोनिस्ट का मतलब होता है ऑपोजिट, ऑपोजिशन पार्टी। किसका ऑपोजिशन पार्टी होता है? RAS का ऑपोजिट काम करता है, ADH का ऑपोजिट काम करता है। तो RAS और ADH मिलके क्या कर रहा था? RAS और ADH मिलके ब्लड प्रेशर को हाई कर रहा था। ठीक है, अब एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर ब्लड प्रेशर को लो कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हेन देयर इज हाई BP इन योर बॉडी एंड हाई GFR, तो ये भी हो सकता है दिस पर्टिकुलर कंडीशन विल स्टार्ट सिक्रेशन ऑफ एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर फ्रॉम आवर हार्ट एट्रिया। हार्ट में जो एट्रियल वॉल होता है, ठीक है, दे स्टार्ट रिलीजिंग एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर एंड एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर क्या करवाते हैं? नेट्रियूरेसिस करवाते हैं। यानी कि एक नेफ्रॉन के अंदर से जब यूरिन बाहर आ रहा है तो उसमें क्या ये एक्स्ट्रा सॉल्ट या सोडियम आयन रिलीज करवा रहे हैं। ठीक है, तो देयर विल बी रिमूवल ऑफ नेट्रियूरेसिस में क्या होगा? रिमूवल ऑफ सॉल्ट थ्रू यूरिन होते रहेगा। और इसके वजह से क्या होगा? यूरिन में अगर सॉल्ट बाहर जा रहा है, ठीक है, यूरिन में अगर सॉल्ट बाहर जा रहा है तो दैट विल बी फॉलोड बाय वाटर। सो H2O फॉलोज दैट। तो अब सॉल्ट के पीछे पीछे वाटर भी बाहर भागेगा। ठीक है, तो एक्सेस वाटर वॉल्यूम अगर बॉडी से बाहर जा रहा है सॉल्ट के पीछे पीछे, तो अल्टीमेटली क्या देखने को मिलेगा? अल्टीमेटली ये देखने को मिलेगा कि ब्लड वॉल्यूम लो हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से BP जो हाई था वो BP भी लो हो चुका है एंड BP लो होने के साथ साथ GFR को भी ये लो कर देते हैं। एंड इवन ये ANF आके क्या करते हैं? ये ANF आके दिस ANF will come and will give negative feedback for the secretion of ADH, यानी कि ADH को सिक्रेट होने से ये मना करेगा। ठीक है, और फिर ये वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं करवा पाएगा, तो ये RAS को नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। ठीक है, ये RAS को नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। दिस विल गिव नेगेटिव फीडबैक टू RAS, यानी कि रेनिन सिक्रेशन होने नहीं देगा, एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन नहीं होने देगा, एंजियोटेंसिन बनने नहीं देगा। और ये नाट्रियूरेसिस करके देखो, हमेशा जहां पे तुम सॉल्ट डालोगे सॉल्ट के पीछे पीछे पानी आ जाएगा। तो नाट्रियूरेसिस में सॉल्ट बाहर आ रहा है तो सॉल्ट के पीछे पीछे कौन आएगा? वाटर आ जाएगा। एंड दैट विल कॉज लॉस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड, क्योंकि वाटर बॉडी से बाहर चला जा रहा है, यानी कि डिहाइड्रेशन होगा, तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, BP और GFR भी रिस्टोर हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ किडनी। तो अब बताओ, मैं जो शुरू में क्वेश्चन पूछा था कि डॉक्टर एक हाई BP वाला पेशेंट को सॉल्ट लेने से क्यों मना करते हैं? क्योंकि जब हम लोग सॉल्ट खाएंगे तो सॉल्ट को ब्लड अब्जॉर्ब करेगा डाइजेस्टिव सिस्टम से। ठीक है, अब सॉल्ट जैसे ब्लड में जाएगा, सॉल्ट को फॉलो कौन करता है? सॉल्ट को फॉलो करके वाटर भी जाएगा ब्लड के अंदर। तो ऑलरेडी अगर BP हाई है तो वो एक्सेस वाटर जाके BP को और ज़्यादा हाई कर देते हैं, ब्लड वेसल के अंदर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड वेसल स्ट्रेच हो जाएगा एंड दैट कैन हार्म योर वाइटल ऑर्गन्स। हाइपरटेंशन की वजह से वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि किडनी, ब्रेन, हार्ट, ये सारे अफेक्टेड हो सकता है। तो इसीलिए सॉल्ट या नमक का इस्तेमाल कम से कम करनी चाहिए दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन और हाई BP। अब देखो, किसी को अगर लो BP है देन अब डॉक्टर उल्टा चीज सजेस्ट करते हैं, सलाइन वाटर। उसको सॉल्ट लेने के लिए बोला जाता है, क्योंकि वो अगर सलाइन वाटर लेते हैं तो सॉल्ट के पीछे पीछे वाटर जो है उसके ब्लड के अंदर चला जाएगा, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देगा और लो BP को रिस्टोर करके हाई BP कर देता है।
ठीक है। तो एवरीथिंग इनसाइड आवर बॉडी इज इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। तो इसीलिए अगर हार्ट में प्रॉब्लम है तो किडनी चेक करना चाहिए, अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो हार्ट, ब्रेन, ये सब चेक करना चाहिए, बिकॉज ऑल दिस ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। और ये सारे मिलके तुम्हारे बॉडी में जो होम्योस्टेटिक कंडीशन या हेल्दी कंडीशन को मेंटेन करके रखता है। ब्लड का जो पीएच है, ब्लड का जो ऑस्मोलैरिटी है, ब्लड का जो कंसेंट्रेशन है, ब्लड का जो वॉल्यूम है, ब्लड प्रेशर है, ये सारे की चीज़ मेंटेन रहेगा अगर तुम्हारा किडनी हेल्दी रहेगा, राइट। तो इसके साथ आज के क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं और एक कंसेप्ट और कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद एंड बाय बाय।